नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एलोन फ्लायर ई लर्निंग क्लासेस में। जहां हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम जो है डेली हम 8th क्लास की जो साइंस है उसकी पूरी बुक के जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स से लगाकर उसके जो सॉल्यूशन तक है सारे हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था फसल उत्पादन एवं प्रबंध। कल हमने जो पढ़ा था फसल उत्पादन एवं प्रबंध कि फसल क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, प्रबंध क्या होता है, या फिर हम जो फसल का प्रबंध है वो कैसे कर सकते हैं। कृषि की कुछ पद्धतियां हमने देखी थी, उसके साथ ही सिंचाई की और भी बहुत कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज हम जो है वो टॉपिक लेंगे फसल के बारे में कि फसल जो हमने कल देखा तो था कि फसल क्या होता है। जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पे उगाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फसल। लेकिन अब पैमाने पे तो उगा सकते हैं, बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब भारत के अंदर और विश्व के अंदर भी आप देखते हो कि जो ऋतु है वो चेंज होती रहती है। कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, कभी शीत ऋतु आती है, कभी वर्षा ऋतु आती है। तो क्या सभी ऋतुओं के लिए एक प्रकार की ही फसल जो है वो उचित है? नहीं, सभी फसल है उन सभी के लिए एक अलग अलग ऋतु होती है। तो ये जो फसल है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो देखो खरीफ की फसल आती है, खरीफ फसल, और दूसरी आती है रबी फसल। अब देखो ये रबी और खरीफ क्या होती है इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, फिर इसके जो नोट्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो पहले हम पढ़ते हैं कि खरीफ और रबी फसल क्या है। अब खरीफ फसल और रबी फसल ये दोनों ऋतुओं के आधार पर डिवाइड किया गया है। मतलब जो ऋतु है जैसे शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है या ग्रीष्म ऋतु है, इनके आधार पर हम फसलों को दो भागों में बांटते हैं। ऐसे तो एक फसल और होता है जिसको जायद फसल भी कहा जाता है, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ दो फसल दी हुई है, जो एक तो खरीफ फसल है और दूसरा है रबी फसल। अब खरीफ फसल हम किसे कहें, हमारा जो टॉपिक है अब हम खरीफ और रबी के बारे में देखेंगे। तो खरीफ फसल हम किसे कहते हैं? खरीफ फसल जो है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में। ये उगाई जाती है वर्षा ऋतु में और ये उगाई जाती है शीत ऋतु में। अब इन ऋतुओं के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे ज्यादातर जो लोग हैं वो राजस्थान से, तो राजस्थान वाले जानते हैं कि वर्षा क्या है, शीत क्या है या फिर ग्रीष्म ऋतु क्या है। इन दोनों के बीच में एक ऋतु और आती है जिसको हम बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। ये ऋतुएं पूरे भारत में चेंज होती रहती है, समय समय पर इनके जो काल चक्र है वो परिवर्तन होते रहते हैं। टाइम पीरियड के साथ साथ इनकी ऋतुएं भी बदलती है। तो जब हमारे जहां हम रहते हैं या फिर जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस पहाड़ी जहां पर भी हम रहते हैं, अगर वहां पर कौन सी ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, कौन सी ऋतु हो, वर्षा ऋतु, तो वहां पर कौन सी फसल उगाते हैं हम? खरीफ फसल। अब है कि खरीफ फसल के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, जैसे देखो धान, मक्का, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। ये सारी जो फसलें हैं वो हम कब उगाते हैं? जब कौन सी ऋतु हो? वर्षा ऋतु। और इन फसलों को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल कहा जाता है। अब यह है कि सब जगह क्या वर्षा ऋतु एक साथ ही आती है? तो वर्षा ऋतु का जो समय है, हमारे महीनों के हिसाब से जो वर्षा ऋतु का समय है वो हमारा वर्षा ऋतु का समय शुरू होता है जून से लगाकर सितंबर तक। जून से सितंबर तक हमारी कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु होती है। हमारा जो ऋतुओं का काल है उनको जून से लगाकर जो सितंबर तक है वर्षा ऋतु होती है। और इन ऋतुओं के अंदर हम कौन सी फसल उगाते हैं? खरीफ फसल उगाते हैं। अब तो इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? डेफिनेशन इसके लिए क्या हो सकती है कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को हम खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। अब खरीफ फसल के उदाहरण पूछे तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारे किसके उदाहरण हैं? हम इसको कब उगाते हैं? वर्षा ऋतु में। तो ये किसके उदाहरण है? वर्षा ऋतु के उदाहरण। उसके बाद है कि अब वर्षा ऋतु आती कब है? जून से सितंबर के बीच में जो है वो हमारी वर्षा ऋतु होती है। अगला टॉपिक जो है अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रबी फसल किसे कहते हैं, या रबी फसल क्या है, कौन सी ऋतु में ये उगाई जाती है, कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रबी फसल। तो हमारा जो टॉपिक है वो खरीफ फसल वाला पूरा क्लियर हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो रबी फसल के बारे में हम अब पढ़ते हैं, ठीक है।
रबी फसल। अब रबी फसल हमने कहा था कि यह उगाई जाती है शीत ऋतु में। शीत मतलब जब ठंडी ऋतु आती है। और ठंड हमारे कब पड़ती है? हमारे एरिया में ठंड कब पड़ती है? अक्टूबर से शुरू होती है। जैसे ही अक्टूबर लगता है, अक्टूबर लगते ही हमारी सर्दियां शुरू हो जाती है। और जो ये मार्च महीना चल रहा है, ये हमारी सर्दियों का एंड महीना है। क्या है? आखिरी महीना जिसको हम बोलते हैं, वो है सर्दियों का आखिरी महीना है। तो जो रबी फसल है, रबी फसल को हम शीत ऋतु में उगाते हैं। और शीत ऋतु भी कब आती है? जब अक्टूबर से मार्च के बीच का जो समय होता है, उसको हम बोलते हैं शीत ऋतु। तो इस कंसेप्ट में हमारा ये भी क्लियर हो सकता है कि शीत ऋतु कब आती है, ग्रीष्म ऋतु कब आती है, और वर्षा ऋतु हमारे अंदर, हमारा जो क्षेत्र है वहां पर कब आती है। तो हम फसल के साथ साथ ऋतुओं के बारे में भी पढ़ेंगे और उनके अंदर कौन कौन से महीने आते हैं उनके बारे में भी हम आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो रबी फसल, अब इसके अंदर हाँ हमने मान लिया कि रबी फसल कब उगाई जाती है? शीत ऋतु में। समय कौन सा है, अवधि कौन सी है? अक्टूबर से मार्च तक। लेकिन अब यहाँ पर फसल कौन कौन सी उगाई जाएगी? तो आपने देखा होगा गेहूं, मटर, चना, सरसों और अलसी, ये सारे जो फसल है जिनकी हम खेती करते हैं बहुत बड़े पैमाने में। जैसे गेहूं है तो गेहूं भी हम एक दो नहीं बोते, गेहूं का पूरा खेत होता है। मटर है, चना है, सरसों है, अलसी है, इन सबके खेत के खेत होते हैं, इसलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। लेकिन अब ये उगाई जाती है सर्दियों में। कब उगाई जाती है? सर्दियों में, शीत ऋतु में उगाई जाती है। इसलिए इन फसल को क्या कहा जाता है? रबी फसल। क्या कहा जाता है? रबी फसल। तो रबी फसल की हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को हम रबी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी फसल। अब रबी फसल कौन से महीने से कौन से महीने तक आती है? तो रबी फसल जो है अक्टूबर से मार्च के बीच में आती है। अब ये दो फसलें तो हो गई। हमने 3 ऋतुओं के बारे में पढ़ा था। एक तो था वर्षा ऋतु, दूसरा जो हमारा था शीत ऋतु, और इसके बाद जो तीसरी ऋतु हमारी आती है वो आती है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म। तो ग्रीष्म ऋतु जो है इस हमारी ये थी जून से सितंबर तक। शीत ऋतु हमारी थी अक्टूबर से, इसका अगला महीना ही अक्टूबर से मार्च तक। तो अब ग्रीष्म ऋतु कौन सी होगी? अब 12 महीनों से ये महीने निकाल दो, बाकी वाले बचे जो ग्रीष्म ऋतु है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लगाकर मई। तो ये जो 2 महीने हैं हमारे, वो कौन से आते हैं? ग्रीष्म ऋतु के। तो ग्रीष्म ऋतु में भी कोई ना कोई तो खेती की जाती होगी। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर अगर पूछा जाए कि ग्रीष्म ऋतु में कौन सी खेती की जाती है? ग्रीष्म ऋतु में कुछ दालें हैं जो हम खाते हैं, उन दालों की खेती की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में किसकी खेती की जाती है? दालों की। और ग्रीष्म ऋतु कब आती है? अगर पूछ भी ले तो हमने पढ़ा है कि ग्रीष्म ऋतु कब आती है? अप्रैल से मई के बीच का जो समय होता है उसको हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो ये सारा जो कंसेप्ट था, ये था कि फसल को हम कौन सी ऋतु में बोते हैं, कौन से महीने में कौन सी ऋतु आती है, और कौन सी फसल है जो हम शीत में बोते हैं या ग्रीष्म में बोते हैं या फिर वर्षा ऋतु में बोते हैं। अब इसके बाद जो है इसके अंदर से आने वाला जो सवाल है, क्वेश्चन इसके अंदर से कैसे आ सकता है? या तो आपसे पूछ सकता है कि रबी फसल जो है किसे कहते हैं? रबी फसल के कुछ उदाहरण लिखिए। या फिर दूसरा सवाल इसमें खरीफ का भी पूछा जा सकता है, खरीफ किसे कहते हैं, इसके कुछ उदाहरण लिखिए। या फिर इन दोनों के बीच में पूछा जा सकता है आपसे अंतर, डिफरेंस पूछा जा सकता है इन दोनों के बीच में कि रबी फसल एवं खरीफ फसल के बीच में कोई 2 या 3 उदाहरण जो है, सॉरी 2 या 3 अंतर जो है वो आप लोगों को लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये भी सवाल इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसकी अगली क्लास, मतलब अब जो हम पढ़ेंगे, हमने फसल पढ़ लिया, उत्पादन पढ़ लिया, प्रबंध पढ़ लिया, लेकिन कल हमने फसल के साथ साथ 2 चीजों का और जिक्र किया था, जिसमें एक तो था उर्वरक और दूसरा था खाद। अब ये उर्वरक और खाद क्या होता है? कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया भी था कि खाद हम किसको कहते हैं और उर्वरक हम किसको कहते हैं। ये जो उर्वरक है ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव निर्मित चीज है। इसको किसने बनाया है? मानव ने कुछ रासायनिक प्रक्रमों, कुछ अभिक्रियाओं या फिर कुछ पदार्थों को मिश्रण करके जो है वो क्या बनाया? मानव ने एक
उर्वरक बना है जो क्या करता है, पौधे के अंदर न्यूट्रिशन का कार्य करता है। न्यूट्रिशन का मतलब पौधे के अंदर जो पोषक तत्व चाहिए, जैसे मैंने कल बताया भी था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे पौधे जो है खनिज लवणों के साथ कहां से लेते हैं, जड़ों के द्वारा जमीन से अवशोषण करते हैं। तो वहां पर हम उर्वरक डालते हैं और ये कौन बनाते हैं, मानव। जैसे उर्वरक के लिए जैसे डीएपी है, यूरिया है, ये सारे कौन निर्माण करता है, इसका निर्माण कौन करता है, मानव निर्माण करता है। अब दूसरा इसका उल्टा है खाद। खाद एक प्राकृतिक चीज है, क्या है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। खाद जो है वो प्राकृतिक चीज है। ये क्या है, एक लवण है, क्या है, लवण है। अब जो खाद है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। जैसे गाय का जो गोबर होता है, गाय गोबर, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक खाद है। इसके अलावा मैंने कल बताया था कि पौधों के अपघटन या फिर विघटन, पौधों के विघटन से जो हमें प्राप्त होता है, पौधों के विघटन से, ये भी क्या होता है, खाद कहलाता है। तो खाद एवं उर्वरक में भी आपको अंतर पूछा जा सकता है। तो खाद एवं उर्वरक का जो अंतर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो पीडीएफ है वो आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप उसको पढ़ लेना। लेकिन इसके बारे में कुछ जो मोटी मोटी जानकारी है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उर्वरक जो है मानव निर्मित है। दूसरा खाद का पूछे, खाद एक प्राकृतिक है। उसके बाद उर्वरक के उदाहरण डीएपी, यूरिया, और खाद का पूछे तो गाय का गोबर या फिर पौधे के विघटन से। अब उर्वरक कौन कौन से हो सकते हैं, उर्वरक अब उर्वरक जो है, उर्वरक से क्या होता है, उर्वरक से जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी का मतलब जहां पर हम फसल बोते हैं, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त नहीं होता, ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। और जबकि जो खाद है, खाद इसका उल्टा होता है। तो उसमें क्या होगा, जो खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। ह्यूमस जो है एक काले और भूरे रंग का जो मिट्टी होती है, जो एक विशेष पोषक तत्वों के साथ मिली हुई होती है, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही जो हम कह सकते हैं कि जो खाद और उर्वरक है, खाद और उर्वरक, इनमें जो ज्यादा अगर बेनिफिट्स है वो किसके, खाद के। खाद क्योंकि एक प्राकृतिक चीज है, माना इसके अंदर जो है पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। पोषक तत्व जो है पौधे को जो चाहिए उसके अंदर इसमें क्या होती है, कमी होती है। जबकि इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो क्या होते हैं, थोड़े से अधिक होते हैं। क्योंकि मानव को पता है कि पौधे को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, तो वो उनकी मात्रा इनके अंदर अधिक रखता है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ये कल अगली वाली क्लास में आपको याद करके आना है, ठीक है। धन्यवाद।